नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज हम लोग इस वाले वीडियो में हरियाणा ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आपके हरियाणा ग्रुप डी में हिंदी का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसमें उस क्रम में जब आप देखोगे तो ये मैंने कुछ टॉपिकों को आपके सामने लिखा हुआ है, पर उसके पहले आप एक बात को ये जानें कि आपके हरियाणा ग्रुप डी में हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे। अगर हम जो लास्ट ईयर की बात करें, जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस की बात करें, तो आपके हिंदी के 10 प्रश्न आने हैं। हिंदी के 10 प्रश्न आने हैं आपके हरियाणा ग्रुप डी की परीक्षा में। हिंदी के कितने जो है वो कितने प्रश्न आएंगे, तो 10 प्रश्न आएंगे। अब यह जो 10 प्रश्न है वो किस किस टॉपिक से आने हैं, तो उन टॉपिकों की हम बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक आपको मिलेगा वर्ण वाला, जिसमें हम लोग स्वरों की बात करेंगे, व्यंजनों की बात करेंगे, वर्णों की बात करेंगे। स्वरों की बात करेंगे, व्यंजनों की बात करेंगे, वर्णों की बात करेंगे वर्णमाला में। उसके बाद बात करेंगे विराम चिन्हों की। विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, लेकिन इसमें आपके जो सवाल बनते हैं तो दो टाइप से बनते हैं। एक तरीका ये होता है कि आपको कोई चिन्ह बनाकर दे देगा और कहेगा बताइए ये कौन सा विराम चिन्ह है, या नाम दे देगा आपको कि बताइए इनमें से हंस पद चिन्ह कौन सा है, और 4 चिन्ह में से आपको एक चिन्ह पहचानना होगा जो कि हंस पद चिन्ह होगा। दूसरा तरीका इसमें यह होता है कि आपको वाक्य देगा, 4 वाक्य देगा आपको एग्जाम में, और आपसे कहेगा बताइए किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। एक तरीका यह सवाल पूछने का। इसी टॉपिक से जो तीसरा सवाल पूछने का यह है कि आपको प्रश्न में एक वाक्य देगा और कहेगा बताइए इसमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग अनुचित है, या कहेगा किस विराम चिन्ह का प्रयोग मिसिंग है, यानी कि जो होना चाहिए पर नहीं हुआ है प्रयोग वहां पर। तो विराम चिन्ह अनेकार्थी का अर्थ होता है कि जब एक ही शब्द के अर्थ एक से अधिक निकलते हैं तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपने शब्द सुना होगा कर, तो कर शब्द माने हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है कर शब्द का अर्थ। उसके साथ साथ जो कर शब्द है उसका अर्थ आपका करना भी होता है। तो कर शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो कर हो जाएगा अनेकार्थी शब्द। करके जैसे आपका द्विज शब्द है, तो द्विज भी अनेकार्थी शब्द है। द्विज का अर्थ चंद्रमा भी हो जाता है, उसके अलावा द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी हो जाता है, द्विज का अर्थ आपका दांत भी हो जाते हैं। तो द्विज कैसा शब्द है, तो आप कहोगे अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ एक से अधिक निकलते हों। तो ऐसे कई सारे अनेकार्थी शब्द हैं जिसको हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, है ना, क्रिया और विशेषण की। इन चारों को विकारी शब्द कहते हैं। इन चारों को विकारी शब्द कहते हैं हम लोग, जिसमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर जब शब्द में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों के तहत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। सर्वनाम के बारे में आप जानते हो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य के होने या करने की जानकारी प्राप्त होती है उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। इसमें हम लोग सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, नाम धातु क्रिया, प्रणर्थक क्रिया। उसके साथ साथ हम कहेंगे कि इसमें आपका रंजक क्रिया के बारे में भी बात करेंगे हम। उसके अलावा अनुकरणात्मक क्रिया, तो जो भी क्रिया जैसे एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे क्रिया वाले टॉपिक में। विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं हम। इसके 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सभी पर विस्तार से बात करेंगे। क्रिया विशेषण के स्थान पर अगर मैं अव्यय लिख दूं तो इसमें आपके क्रिया विशेषण भी शामिल हो जाएंगे। यदि मैं अव्यय या अविकारी शब्द लिख दूं तो इसमें आपके क्रिया विशेषण शब्द भी शामिल हैं। उसके अलावा इसमें आपके समुच्चय बोधक शब्द शामिल हैं, इसमें आपके विस्मय बोधक शब्द शामिल हैं और संबंध बोधक। तो क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द और विस्मय बोधक शब्द, ये चारों आपके अव्यय या अविकारी शब्दों में आते हैं। निपात को भी हम यहीं पर पढ़ लेंगे। इसके अलावा वचन, हिंदी में 2 वचन हैं, एक वचन और एक वचन और बहुवचन। द्विवचन का कंसेप्ट हिंदी में नहीं है। कारक के बारे में जब आप बात करोगे तो कारक चिन्हों के भेद 8 माने जाते हैं, ना। इसकी बात करेंगे, जैसे कर्ता चिन्ह होता है ना, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, कर्ण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, इन सब की बात करेंगे। लिंग के बारे में जब आप बात करोगे तो हिंदी में 2 लिंग हैं, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है, बस। हिंदी में वचन भी 2 हैं, लिंग भी 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बस। उसके अलावा कोई तीसरा लिंग हिंदी में नहीं है। जैसे आप कहते हो उभय लिंग, नपुंसक लिंग, ये हिंदी में नहीं है। ठीक है, वचन वहां हो गया था, ओके, यहाँ हटा देते हैं। काल की बात जब आप करोगे
जब आप काल की बात करोगे तो काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो काल में हम लोग पढ़ते हैं कि 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। उसमें भूतकाल के 6 वेद होते हैं, जैसे आपका सामान्य भूत, हेतु हेतुमद भूत, उसके अलावा आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, ये आपके भूतकाल के वेद हो जाते हैं। फिर वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, सामान्य वर्तमान, फिर पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और आपका अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान। उसके बाद बात आती है भविष्य काल की, तो उसके भी 3 वेद होते हैं, इसमें सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतु भविष्य। इन सब पर हम लोग बात करने वाले विस्तार से। तत्सम तद्भव की बात करेंगे, ये सब आपको पढ़ने होंगे अपने ग्रुप डी के लिए। तत्सम तद्भव में तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और जो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जबकि जो तद्भव शब्द हैं ये संस्कृत के शब्दों में जो चेंज हुए, वक्त के साथ साथ कालांतर में जो परिवर्तन हो गए और शब्द का एक रूप में, शब्द के रूप में थोड़ा परिवर्तन आ गया, उसके उच्चारण में परिवर्तन आ गया, उससे हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि शब्द तत्सम है और आग शब्द हो जाता है आपका तद्भव। जैसे शमशान शब्द आपका तत्सम है, मसान हो जाता है उसका तद्भव। जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं हरिद्रा शब्द तत्सम है, हल्दी उसका तद्भव हो जाता है। जैसे आप पढ़ते हो श्रृंगाल शब्द होता है तत्सम और आपका सियार हो जाता है तद्भव। तो इस तरीके के शब्द हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। पद, पद किसे कहते हैं, तो पद का मतलब होता है कि जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं फिर वो एक विशेष और निश्चित अर्थ देता है, तो ऐसे शब्दों को फिर पद कहा जाता है। पदबंध, तो जब एक से अधिक पद एक साथ मिलकर प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम पदबंध कहते हैं। एक से अधिक पद मिलकर जब एक साथ प्रयोग होते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। मुहावरे, जो मुहावरे शब्द है, ये जो मुहावरा शब्द है ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। इसमें क्या होता है कि वाक्य का अर्थ जो है वो सीधा सीधा नहीं निकलता है, घुमा फिरा कर व्यंग्यार्थ सा निकलता है इसमें आपका। तो मुहावरे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आपने सुना होगा कि 9 2 11 हो जाना, पढ़ा होगा आपने। ऐसी लोकोक्तियों की बात जब हम करते हैं तो लोकोक्तियां जो है इनको कहावत भी कहा जाता है। कहावतें सुना है ना बचपन में, तो कहावतें सुना जाता है आपका, ये लोकोक्तियां और मुहावरे के बारे में बात करेंगे। संधि, संधि की बात करते हैं तो संधि के भेद 3 होते हैं। ध्वनि वर्ण या अक्षरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं आपके, जिनमें आपका आएगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं, जिसमें आएगा दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। उन सब पर विस्तार से बात करेंगे। समास के बारे में बात करेंगे तो समास में पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद अप्रधान। क्लियर। जब हम बात करते हैं पूर्व पद प्रधान की, पूर्व पद प्रधान की जब हम बात करते हैं तो जैसे अविभाव जो समास होता है बच्चा, उसमें क्या होता है कि पूर्व पद यानी कि पहले वाले पद की प्रधानता होती है, जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय और द्विगु ये भी तत्पुरुष के ही भेद हैं, तो इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं, तो आप कहोगे द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरे पद की प्रधानता की ओर इशारा होता है। तो इस सब के पर विस्तार से बात होगी हमारे ग्रुप डी वाले बैच में। और बाकी आप स्वयं से भी यदि आपने पहले से पढ़े हैं तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपसर्ग, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और उसके साथ साथ वो नया शब्द बनाते हैं, शब्द में एक चेंज ला देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ साथियों की, जैसे संयोग शब्द है तो इसमें क्या उपसर्ग है, तो आप कहोगे इसमें सम और योग से बना है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो सम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के अंत में, प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के अंत में। जैसे तेल शब्द होता है तेल, और तेल शब्द में जब हम इस बड़ी ई का प्रत्यय लगा देते हैं तो तेली शब्द बनता है। आपके हरियाणा सीटी की परीक्षा में ये सवाल आया था और बड़ा परेशान रहे सर, प्रेत शब्द में समास जो उपसर्ग है कि नहीं है। तेली में उपसर्ग, तेली में कोई उपसर्ग नहीं है, तेली में तेल मूल शब्द है और ई का प्रत्यय है, बड़ी ई का प्रत्यय है इसमें। पर्यायवाची आपने सुने होंगे, जब इसको आप समानार्थी शब्द भी कह देते हैं, पर्यायवाचियों को आप समानार्थी शब्द कह देते हैं, विलोम को आप विपरीतार्थी शब्द कह देते हैं।
वाक्यांश के लिए एक शब्द असल में जब एक से अधिक वाक्यांशों के स्थान पर कोई एक ही शब्द प्रयोग कर लें, जैसे मैं कहूं कि जिसके माता पिता का देहांत हो गया हो तो उसको अनाथ कह देते हैं। वह स्त्री जिसके पति का देहांत हो गया हो उसको विधवा कह देते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कह देते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो पुरोषित पति का कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पति का कहते हैं। ठीक है, प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाने वाली स्त्री या नायिका उसको अभिसारिका कह देते हैं। इस तरीके के जो शब्द हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और वर्तनी व वाक्य शुद्धि, इसको आप स्पेलिंग एरर भी कहते हैं वर्तनी शुद्धि को, यानी कि जब आप हिंदी में कोई शब्द लिखते हैं उसमें स्वर संबंधी अशुद्धि, व्यंजन संबंधी अशुद्धि, उसके अलावा आपका संधि संबंधी अशुद्धि, किसी भी प्रकार की अशुद्धि है तो उसको आपको ठीक कर उस शब्द को सही रूप में लिखना होता है। और ऐसे ही वाक्य शुद्धि में होता है कि वाक्य शुद्धि में मान लीजिए कोई शब्द आगे पीछे आया है, कोई शब्द प्रकृति विरुद्ध प्रयोग हुआ है वहां पर, या फिर कोई जो है वो किसी एक ही अर्थ के शब्द का दोहराव हुआ है। जैसे आप लोग अक्सर पढ़ते हो कि भारत में अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल हैं, यह शुद्ध वाक्य है, क्योंकि देखने योग्य और दर्शनीय दोनों के लिए अर्थ एक ही होता है। जैसे आप कह दो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, यह अशुद्ध वाक्य है। जब स्पष्टी के आगे जब जो जुड़ा हुआ है करना, तो अलग से करना शब्द को लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। हम कहेंगे इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, या फिर हम कहेंगे इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक है। स्पष्टीकरण करना ये अशुद्ध हो जाता है। जैसे सुना होगा आपने, उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई, तो या तो दंड कहो या सजा कहो, दोनों को एक साथ प्रयोग करोगे तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी अशुद्धियां होती हैं वाक्य में उनको हम शुद्ध करके लिखते हैं। ठीक, ये आपका सिलेबस है किसका, तो आप कहोगे आपके हरियाणा ग्रुप डी का। और इसमें एक टॉपिक आप और जोड़िए, अलंकार। इसमें एक टॉपिक आप और जोड़िए, अलंकार। अलंकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। अलंकार में आपका शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, जिसमें आप रूपक अलंकार पढ़ेंगे, उपमा अलंकार पढ़ेंगे, यमक अलंकार पढ़ेंगे, प्रतीप अलंकार पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, ब्याज स्तुति अलंकार है, ब्याज निंदा अलंकार है। सो इन सभी अलंकारों पर हम लोग विस्तार से यहाँ पर इस वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। अब यदि आप लोगों ने ये शब्द पहले से पढ़े हैं सारे टॉपिक, और मैं फिर से आपसे कहूँ जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो थ्योरी कम से कम आपने एक बार अवश्य पढ़ी हो। थ्योरी आपने एक बार अवश्य पढ़ी हो। यदि नहीं पढ़ी है जीवन में कभी थ्योरी, तो थ्योरी जरूर पढ़ना, यदि आप चाहते हो कि उस विषय पर आपकी कमांड अच्छी रहे। ठीक, उसके लिए आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि संकल्प 2.0 बैच में आपको मैं ये सभी टॉपिक कराने वाला हूँ। सिर्फ हिंदी नहीं, इसमें आपको आपके हरियाणा ग्रुप डी का पूरा सिलेबस आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक, पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका इसमें कवर होगा प्यारे साथियों। तो जो साथी इस बैच के साथ जुड़ चुके हैं उनको बता दूं कि उनकी जो लाइव क्लास है प्यारे दोस्तों वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी लाइव क्लास। ठीक, और जो नहीं जुड़े हैं उनके पास मौका है कि 10 अगस्त रात 12 बजे से पहले वो इस बैच के साथ जुड़ जाएं, ताकि पहली क्लास से ही वो इस बैच की क्लासेस में शामिल हो जाएं। इसमें क्लासेस आपकी लाइव होंगी, इसमें आपकी लाइव होंगी, आप निश्चिंत रहें। लाइव क्लास जब समाप्त हो जाएगी तो वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव होकर मिल जाएगी। प्रत्येक क्लास की आपको PDF दी जाएगी, साथ ही साथ प्रत्येक क्लास की आपको DPP भी दी जाएगी। आपके लिए समय समय पर आपके लिए डाउट सेशंस भी रहेंगे, समय समय पर आपके लिए डाउट सेशंस भी रहेंगी। उसके अलावा जो क्लासेस हैं वो आपकी थ्योरी वाइज क्लास होगी, क्लासेस आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, और उसके साथ साथ मैं आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे मुझसे संज्ञा पढ़ ली तो फिर मैं संज्ञा के प्रश्न कराऊंगा, तब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, फिर हम चलेंगे सर्वनाम पर। जब हमने सर्वनाम पढ़ लिया तो हम सर्वनाम के प्रश्न करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे क्या होगा कि प्रत्येक टॉपिक आपके दिमाग में बैठता रहेगा और आप ये समझ जाओगे कि इस टॉपिक से सवाल कैसे बन रहे हैं। तो थ्योरी क्लास भी आपकी रहेगी और प्रैक्टिस क्लास भी आपकी रहेगी। इसके अलावा आप वीडियो की स्पीड को भी आप मैनेज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, साथ ही साथ क्वालिटी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आपका जो डेटा है वो आपका अपने हिसाब से आप जो है वो आपका खर्च हो। ठीक, और एक और बात, इसी एक बैच से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको अलग से कुछ और या कहीं और कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी एक बैच से आपका पूरा ग्रुप डी का सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा आपको ये सब? हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है एग्जामपुर, जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा।
ठीक, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे एग्जामपुर, तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो जिसमें 10 अगस्त से पहले आपको ये बैच मात्र 499 रुपये का मिल रहा है। तो समय रहते आप इसके साथ जुड़ जाएं, और उसमें आपका ये पूरा सिलेबस मैं कवर कराने वाला हूँ। ठीक, तो आप निश्चिंत रहें, आपकी हिंदी की जिम्मेदारी मेरी है, हिंदी की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी जो अन्य विषय हैं उसके शिक्षक भी आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। संकल्प वाला जो हमारा बैच था वो बहुत अच्छा बैच रहा। अब हम लोग जो है वही सेम चीज़ दोहराने वाले हैं संकल्प 2.0 बैच में। ठीक, तो जो साथी इससे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा, बढ़िया से पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, एक भी क्लास मिस मत करना, नोट्स बनाते रहना, और आप देखना कि परीक्षा में आप सबसे अलग दिखोगे, परीक्षा में आप सबसे अलग चमकेंगे। ठीक, चलिए, बाकी अब मैं आपसे मिलूंगा अपने इस बैच की जो लाइव क्लास क्या नाम स्टार्ट होने वाली हैं 12 अगस्त से, वहाँ मुलाकात होगी। बाकी यूट्यूब पर जो क्लास चल रही है उसमें तो हम रहेंगे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।